सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के मिक्सचर से अलग करना पड़ता है। जैसे कि चाय बनाते समय चाय की पत्ती को लिक्विड से छलनी से अलग किया जाता है। अनाज को खेत से काटने के बाद स्टार्च में अलग किया जाता है। दूध या दही से मक्खन निकालने के बाद उनको भी अलग किया जाता है। हो सकता है आपने नमकीन, दलिया या पोहा खाया हो, या आपको उसमें से चिल्ली अलग करनी हो, तो आप उसमें अपने हाथ से अलग-अलग करेंगे। तो ये चैप्टर यही बात कर रहा है कि दो सब्सटेंसेस के मिक्सचर में से उनको अलग-अलग कैसे किया जा सकता है। कॉम अब सोचिए, अगर आपको एक ग्लास दिया जाए जिसमें रेत और नमक मिला हो, क्या आप हाथ से रेत और नमक को अलग कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। पहेली आपसे सवाल पूछ रही है कि हमें दो सब्सटेंसेस के मिक्सचर में से दोनों को अलग-अलग करने की जरूरत होती क्यों है? इसका जवाब तो आइए देखते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हैंड पिकिंग। जब आपने पोहे में से मिर्ची को निकाला, वो हैंड पिकिंग है। जब आपने जब मम्मी चावल बनाती है या दाल बनाती है तो पहले देखती है ना कोई कंकर वंकर तो नहीं है, तो वो हैंड पिकिंग, जब हम हाथ से छाट छाट कर कुछ इम्प्योरिटीज को निकालें। थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, जब हम फसल की कटाई करते हैं तो स्टाक्स को पहले धूप में सुखाया जाता है ताकि ग्रेन मतलब अनाज को स्टाक से अलग किया जा सके। और स्टाक में कई ग्रेन सीड्स लगे होते हैं। सोचो, खेत में इतनी सारी बंडल्स ऑफ स्टाक्स पड़ी हैं, फार्मर कैसे ग्रेन को इन स्टाक्स से अलग करेगा? इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। इसमें स्टाक्स को पीटा बीट किया जाता है ताकि ग्रेन सीड से अलग हो जाए। थ्रेशिंग को बुलॉक्स मतलब बैल की मदद से किया जाता था पहले, अब तो मशीनों से होता है। विनोइंग। अब हम विनोइंग के प्रोसेस को समझते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें भारी और हल्के कंपोनेंट को हवा के जरिए अलग किया जाता है, जैसे ये महिला यहाँ कर रही है। पहले हमारे यहाँ पे माताएं ऐसे ही गेहूं को साफ करती थी, मतलब इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, और इसे हम कहते हैं विनोइंग, जबकि जब उसके वेट के बेसिस पर उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। सीविंग मतलब कि छानना, जैसे हम चाय पत्ती से छानते हैं वैसे हम आटा छानते हैं वैसे, ठीक है। और ये जैसे कि इसमें छोटे छोटे कंकरों को अलग किया जाता है ना, मिट्टी को छान के, तो ये होता है छानना इज सीविंग। अब हम कुछ प्रोसेसेस देखते हैं। सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्टरेशन। कभी कभी विनोइंग, हैंड पिकिंग और इन सब के जरिए मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करना मुश्किल होता है। जैसे कि धूल या मिट्टी को राइस या पल्सेस से अलग करना हो तो आप क्या करेंगे? ना तो हैंड पिकिंग से आप मिट्टी को अलग कर सकते हैं, ना ही विनोइंग से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब कि तल छट। सेडिमेंटेशन तल छट मतलब कि तल मतलब कि बेस पे छट जाता है। जैसे मिट्टी या पानी का मिश्रण होगा तो मिट्टी नीचे जम जाएगी, मतलब तल में छट जाएगी, तो वो सेडिमेंटेशन होता है। राइस या पल्सेस को पानी में वॉश करते वक्त भी तो नीचे मिट्टी रह जाती है ना, और मिट्टी भी रह जाती है और दाल भी नीचे रह जाती है ना, और अगर उसमें कुछ हल्का कुछ होता है गंदगी तो वो ऊपर आ जाती है, तो ये सेडिमेंटेशन होता है। डिसेंटेशन, जब पानी के ऊपर लाइट इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो पानी को जेंटली एक और वेसल में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिल्टरेशन, अगर कोई मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हुए हैं तो उसको फिल्टर पेपर से छान सकते हैं आप, है ना। जस्ट लाइक हम चाय पत्ती डालते हैं चाय बनाते टाइम, तो चाय पत्ती तो डिसॉल्व तो होती नहीं है उसके अंदर, फिर हम उसे छलनी से अलग कर देते हैं, तो फिल्ट्रेशन भी एक वैसा ही प्रोसेस है। एक्टिविटी 5, इस एक्टिविटी में हम गंदा पानी लेते हैं, उसमें से सॉइल को सेटल होने रख देते हैं। गंदा पानी मतलब मडी वाटर, ठीक है, देते हैं, और फिर डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए पानी को फिल्टर करते हैं। आप देख सकते हैं कि फिल्टरेशन के बाद पानी कितना साफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल,
हमने एक ये ग्लास लिया, ये मिट्टी, ये गंदा पानी था मिट्टी वाला, तो थोड़ी देर में मिट्टी सेटल हो जाएगी, तो ये जो पानी ना ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये डिसेंटेशन है, ठीक है। और इसको फिल्टरेशन से भी अलग कर सकते हैं, मतलब फिल्टर पेपर लगा के आप पानी डाल देंगे तो मिट्टी फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। आप दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। फिल्टरेशन और इवेपोरेशन को देखते हैं अब। फिल्टरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक फिल्टर पेपर या क्लॉथ का यूज करके लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा कि इस इमेज में दिखाया हुआ है। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को गर्म करके, मतलब हीट करके, उससे वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। जब पानी हीट होता है तो वो वेपर में बदल जाता है और बचा हुआ सॉलिड पार्टिकल नीचे रह जाता है। ये मेथड सोल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर एक से ज्यादा मेथड यूज करने हो सेपरेशन के लिए, तो जैसे कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए, पहेली ने एक प्रॉब्लम फेस की कि जब उसने रेत, पहेली याद है ना आपको कौन है, जब उसने रेत और नमक, मतलब कि सोल्ट और सैंड के मिक्सचर को बनाया, उसने इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बीकर में पानी ऐड किया और सेटल होने दिया। रेत नीचे सेटल हो गया लेकिन सोल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो गया। इसके बाद पहेली ने एक बीकर बीकर का लिक्विड एक केटल में ट्रांसफर किया और उसे हीट करने रख दिया। जैसे ही पानी इवेपोरेट हो गया, उसने देखा कि केटल के बॉटम में सिर्फ सोल्ट बचा हुआ था। इवेपोरेशन से पानी तो वेपर बन गया था और सोल्ट सॉलिड फॉर्म में रह गया। जब भाप मेटल प्लेट से टकराती है जो आइस से कूल की गई थी, वो तो स्टीम पानी के बूंद में बदल जाती है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन। ये प्रोसेस अपने आपने तब देखा होगा जब आप गर्म दूध वाले बर्तन के ऊपर एक प्लेट रख दें और उस पर पानी की बूंदें बन जाती हैं। कभी देखना मम्मी सब्जी बना रही हो ना ऐसे ढक के, वो जो पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी ना, वही कंडेंसेशन है। सैंड और सोल्ट को अलग करने के लिए पहले हम डिसेंटेशन करेंगे और फिर फिल्टरेशन कर सकते हैं ताकि रेत अलग हो जाए। फिर बचे हुए लिक्विड को इवेपोरेट करके सोल्ट और मिट्टी को अलग, सोल्ट और पानी को अलग अलग कर लेंगे। तो ये सब मेथड्स मिलके मल्टीपल स्टेजेस में मिक्सचर्स को अलग करने में हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पहले रेत अलग हुई, फिर सोल्ट और पानी अलग हुआ। तो इस तरीके से कभी कभी एक से ज्यादा स्टेजेस में भी मिक्सचर के अलग अलग सब्सटेंसेस को। अभी है ना, हमने चैप्टर 4 में देखा था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसे सॉल्युबल बोलते हैं, जैसे नमक। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि मेरे पास एक गिलास पानी है और उसमें मैं कितना भी नमक डिसॉल्व कर सकती हूँ, या इसकी कोई लिमिट है कि इसके बाद इसमें नमक डिसॉल्व नहीं होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम एक्टिविटी 8 करते हैं। हम एक पानी का ग्लास लेंगे और नमक लेंगे, हम 1 चम्मच ऐड करेंगे, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, और धीरे-धीरे उसे मिक्स करना शुरू करेंगे। और हम देखेंगे कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि सोल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और जो ग्लास है उसके बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने देखा है कि ग्लास के बॉटम में कुछ अनडिसॉल्व्ड सोल्ट रह गया है, इसका मतलब ये है कि पानी में और ज्यादा सोल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक्टिविटी दिखाती है कि पानी में एक लिमिट तक ही सोल्ट डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें सोल्ट की क्वांटिटी ज्यादा थी, जिससे उसने सोल्ट को प्रॉपरली वो डिसॉल्व नहीं कर पाया और वो नीचे सेटल्ड हो गया, क्योंकि वो अपने सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया था। अब ये जो आपने ग्लास लिया था ना, इसको बीकर में डाल दो। ठीक है, अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा और सोल्ट डाल के उसे गर्म कर लीजिए। क्या आपने देखा कि ये सोल्ट डिसॉल्व हो जाता है? इसका मतलब ये है कि पानी में गर्मी देने से ज्यादा सोल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है। फिर सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। क्या सोल्ट फिर से बीकर के नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा? ये एक्टिविटी ये सजेस्ट करती है कि गर्म पानी ज्यादा क्वांटिटी के सोल्ट को डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन ठंडा होगा सोल्ट फिर से नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि क्या जितना नमक, जैसे कि मैंने सपोज 5 चम्मच नमक के बाद मेरा वो ग्लास का पानी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया था, तो क्या 5 चम्मच चीनी के बाद ही पहुंचेगा या फिर इससे कम या ज्यादा में पहुंचेगा? मतलब कि क्या अलग अलग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि वो पानी में कितनी क्वांटिटी में घुल सकता है?
ठीक है? तो इसे आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और समझेंगे।